हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑटिज़म, उसकी डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में ऑटिज़म क्या है, उसका मीनिंग और साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए हैं। अगर ये वीडियो आप मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ गो थ्रू इट। चलिए पढ़ते हैं अबाउट इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, इसका जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए थे कि इन बच्चों में क्या क्या पाया जाता है। वो तो साइन एंड सिम्टम्स थे, बट उनको हम कैसे स्क्रीन करेंगे, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उनका 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में है कि डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, माइलस्टोन्स देखना। माइलस्टोन्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि जब हम फरीदाबाद से आगरा जाएंगे तो उसके बीच में माइलस्टोन्स आते हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, 200 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है। सिमिलरली जब बच्चा पैदा होता है तभी से माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे 5 मंथ की एज में बच्चा यूजुअली स्माइल करना सीखता है, तो ये ही सारे माइलस्टोन्स को हम स्क्रीन करते हैं। एंड उन स्किल से हमें क्या पता चलता है कि बच्चों की लर्निंग, स्पीकिंग, बिहेवियर एंड वो कैसे मूव हो रहे हैं। सो चिल्ड्रन शुड बी स्क्रीन फॉर दीज डेवलपमेंटल डिले, जिससे कि हम ऑटिज्म को स्क्रीन और डायग्नोस कर सके। तो जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं बच्चों के 9 मंथ्स पे, 18 मंथ्स पे, 24-30 मंथ्स पे, ये रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। और उनमें कोई अनयूजुअल बिहेवियर होता है वो जब आप नोटिस करते हैं बच्चे को पालते वक्त, वो अपने डॉक्टर को या साइकेट्रिस्ट को या बिहेवियरल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। तो यूजुअली 9 मंथ्स में क्या क्या बच्चे माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्क्रीनिंग की चेकलिस्ट में आ जाता है। 18 मंथ्स की स्टेजेस में बच्चे यूजुअली कुछ वर्ड्स को मिला के बोलने लग जाते हैं, बहुत सोशल हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो ये एक स्क्रीनिंग पैरामीटर हो जाता है। तो चिल्ड्रन आर रूटीनली चेक्ड स्पेसिफिकली फॉर ऑटिज्म एट द 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ये 18 to 24 मंथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत सोशल हो जाते हैं। तो जैसे कि ऑटिज्म में हमने पाया है कि बच्चे बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं, मिलते जुलते नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं होती, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। तो ये चीज़ 18 से 24 मंथ तक बहुत ईजिली देखा जा सकता है और इसको मापा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ क्या है, जब ये अनयूजुअल बिहेवियर इन माइलस्टोन्स में दिखने लग जाते हैं उसके बाद ये जो स्क्रीनिंग है हमें कंप्लीट इवैल्यूएशन की तरफ लेके जानी चाहिए। कंप्लीट इवैल्यूएशन में क्या है, जैसे कि हियरिंग टेस्ट कराना चाहिए, विजन टेस्ट कराना चाहिए और जेनेटिक टेस्ट में हेरिडिटरी के बारे में पूछना चाहिए कि ऐसे सिम्टम्स औरों को तो नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हेरिडिटी में फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन और फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू द ग्रैंड चिल्ड्रन मिल सकती है। नाउ हियरिंग टेस्ट यहाँ क्यों कराना चाहिए, हियरिंग टेस्ट यहाँ पे इसलिए कराना चाहिए कि जब बच्चा चुपचाप से खेल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई हियरिंग प्रॉब्लम है इसीलिए बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए कि कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है इनमें से, तब जाके हम ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे रीच कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज सच तो देयर इज़ नो क्योर फॉर ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है। बट जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी बीमारी की बहुत पहले पता चल जाए तो उस पर ट्रीटमेंट करना या उसमें करेक्शंस लाना बहुत इजी हो जाता है। सो द अर्ली डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द डेवलपमेंट फॉर अ चाइल्ड विद द ऑटिज्म। जितना जल्दी पता चल जाए तो उतनी जल्दी आप बहुत सारी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें बेसिकली बहुत सारी थेरेपीज का रोल होता है जब हम ऑटिज्म को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज द बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन थेरेपी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, इन ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत अनयूजुअल से बिहेवियर होते हैं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, सोशल मिक्सअप नहीं होते, सारे दिन एक ही कॉर्नर में बैठ के एक ही चीज़ में लगे रहते हैं, उनको कोई इमोशंस की फीलिंग नहीं होते, दे डोंट लाइक टू बी टच्ड, दे डोंट लाइक टू बी हग्ड, दे डोंट लाइक टू बी किस्ड, और बड़े सोशली अलूफ रहते हैं और कम्युनिकेशन भी ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको नहीं पसंद होता बातें करना। तो ऐसे में बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हेल्पिंग दिस ऑटिस्टिक चाइल्ड।
नेक्स्ट इज द अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसको कि ABA कहते हैं, इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि ये बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी इनमें होती है, तो इन बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है, इट प्रमोट्स द पॉजिटिव बिहेवियर एंड डिस्करेजेस द नेगेटिव बिहेवियर। तो इस थेरेपी में ये इस पे जोर दिया जाता है कि जो उनकी एग्रेशन है, जो उनका वॉयलेंस एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज किया जाए। जैसे कि उनको एक ही जगह बैठना अच्छा लगता है, तो कुछ उनको कलर्स के साथ या कैंडल मेकिंग या फिर समथिंग लाइक दैट ऑफ द थेरेपीज उनको दी जाती हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या सिखा सकते हैं, स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स होते हैं लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग एंड रिलेटिंग टू सच थिंग्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। यहाँ पे नाउ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्यों सिखाई जाती है, इसीलिए सिखाई जाती है बिकॉज इफ दे हैव प्रॉब्लम ऑफ बीइंग टच्ड और विद द साइट्स एंड द साउंड्स, तो जो है इन चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं ताकि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन रहे और इनके सेंसरी स्टिमुलेशन ज़्यादा रहे। नाउ स्पीच थेरेपी इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि इनकी स्पीच बहुत ऑल्टर्ड होती है, कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो स्पीच थेरेपिस्ट यहाँ पे इनको हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैसे तो मेडिकेशंस का ज़्यादा रोल नहीं होता है, मगर ऑटिज़म के साथ साथ, और या फिर आप कहें कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ साथ अटेंशन प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो यहाँ पे मेडिकेशंस का भी रोल आ जाता है। तो अदर चीज़ें जो क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी इसलिए क्योंकि बच्चा सारे दिन एक कॉर्नर में बैठा रहता है और उनको फिजिकली इन्वॉल्व कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत सारी अदर चीज़ें जैसे कि ओबेसिटी और अटेंशन डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो इनको पैसिव स्पोर्ट्स या एक्टिव स्पोर्ट्स में इंक्लूड कराते हैं थ्रू द फिजिकल थेरेपी। एजुकेशनल थेरेपी इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट सो दैट इनकी लर्निंग इफेक्ट ना हो और इनको लर्निंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। डाइट एंड न्यूट्रिशन, वैसे तो कोई खास एविडेंस नहीं है कि इनका रोल प्ले करता है, बट इसमें जब ये बहुत ज़्यादा फसी होते हैं, ईटिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो उस टाइम पे उनका न्यूट्रिशन और डाइट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। जैसे कि बताया कि इनको सोशल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अपने ही कोकून में रहते हैं, तो सोशल स्किल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि थोड़ा घुले मिलें और उनकी लाइफ बेटर हो सके। तो फ्रेंड्स, इट इज़ लाइक अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, पूरी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इनके साथ काम करती है ताकि इनको बेटर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट मिल पाए। जैसे कि व्हेन यू आर कोपिंग विद द ऑटिज्म, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक सपोर्ट। एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन ऐसे बच्चों के साथ डील करना बहुत नर्विंग होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो पेरेंट्स को पेशेंस रखना पड़ता है, टीचर्स को पेशेंस रखना पड़ता है और इनको कंटिन्यूस गाइडेंस सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। मेडिकेशन जैसे कि मैंने अभी बताया था, एंड दे इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जैसे कि मैंने बताया मल्टी डिसिप्लिन की टीम चाहिए होती है इनको मैनेज करने के लिए, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। नेक्स्ट मैंने बताया डाइट का मैनेज करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर से सलाह लेना। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ऑटिज्म। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली हो पाता है और टाइमली मिल जाता है तो फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, स्टीव जॉब्स हुए, इन सबको ऑटिज्म था, बट इन स्पाइट ऑफ इट दे हैव परफॉर्म्ड बेटर इन देयर लाइफ। So friends, this was about the today's video in which I have discussed about the diagnosis and treatment of the autism और autism spectrum disorder. I hope आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और मैं और किन टॉपिक से वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू।